नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंदीर जी, जो इस समय हैं कोलकाता की गलियों के अंदर, जहां पर गली तो नहीं है, बड़ी रोड है पीछे, लेकिन कोलकाता की सड़कों पे वो देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है दूसरे चरण के इस चुनाव में। पहले तो सर नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू डेफ टॉक्स एंड धन्यवाद आपके समय के लिए सर। डेफ टॉक के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और आदि आपका भी धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बात करने का मौका दिया जी। सर ये जो अभी दूसरा दूसरा पक्ष है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दीदी का गढ़ है पूरा। ये वाला जो जिन इलाकों में अभी चुनाव चल रहा है, ये तो पूरी तरह से दीदी का गढ़ है। और इसमें सबसे बड़ी फाइट बोलते हैं बीजेपी को। कल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा बवाल मचा हुआ है एक अजय पाल सिंह जी के ऊपर। आप कैसे देखते हैं सर, ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले तो मैं ये दर्शकों को इलाका मैं दिखा देता हूँ, चूँकि उनको ये देखना चाहिए कि जहाँ हम लोग खड़े हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको कैमरे को चाहता था कि लोगों को मैं थोड़ा वो दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जोड़ा सांको का इलाका है। बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जो हिस्से हैं, उन सब पर है। इससे थोड़ा-सा दूर जो चौराहा आपको दिख रहा है, मैं चूँकि बारिश की वजह से वहाँ तक नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो चौराहा अगला है, ये वो है जहाँ से नेताजी सुभाष बोस जो है, जो इनका एस्केप रूट था, यानी जहाँ से वो निकल कर गए थे, वो थोड़ा दूर पर ही है। और हम लोग इस पूरे इलाके में हैं। और ये मैं यहाँ भवानीपुर से पहुँचा हूँ। अगर जी। भवानीपुर में सुबह से जो एक माहौल था, कभी भी ममता बनर्जी, पहले तो मैं आपको अपडेट के साथ बताता हूँ ताकि दर्शकों को ये रहे कि जब हम देख रहे हैं तो यहाँ भी लगभग पहले चुनाव जैसा, पहले चरण जैसा मतदान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कोलकाता में पिछली बार 62 से 64% ही मतदान हुआ था, बाकी सब जगह पर एवरेज 82% था। यहाँ कम होता है, अमूमन ये दक्षिण दिल्ली की तरह सोचता है कोलकाता, लेकिन यहाँ 11 की 11। जी सर। तो 11 की 11 सीटें जो मैंने आपको अभी बताया कि वो पूरी की पूरी सफाया कर दिया था। इसके बाद इस पूरे फेज में चूंकि 7 जिले हैं, आप इनको समझे जो इस चुनाव में है, इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। एक तो प्रेसिडेंसी एरिया है। प्रेसिडेंसी एरिया में जो कोलकाता और जो आसपास का इलाका वो आता है, जो ग्रेटर 24 नॉर्थ परगना और साउथ परगना 24 है, जो सबसे ज्यादा 33 सीटें नॉर्थ 24 परगना में है और साउथ 24 परगना, वहां हम लोगों ने उसको जीरो की तरह होते हुए देखा है। उसके बाद अगर हम दूसरी उस पर जाते हैं तो नादिया एकमात्र ऐसी जगह थी जहां बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, एक बड़ी उसके तौर पर अगर हम देखें। और इसके अलावा 4 सीटें एक जगह से मिली और उसके बाद 1-2 सीटें इस तरह थी। कोलकाता सफाया था और दूसरे कई जिले, हावड़ा सफाया था, जीरो थी यहाँ। वर्धमान में सफाया था। तो इस बार इससे उलट माहौल आपको दिखाई देगा। कोलकाता जहां एक भी सीट नहीं थी, आज की डेट में लोग जो है ये मान के चल रहे हैं कि वो 5 से 6 सीटें उनको मिल जाएंगी। तो ये एक बड़ी चीज है जो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि जो साइंटिफिक रिगिंग की कहानी है, वो इसलिए है आदि क्योंकि पहले तो सिर्फ हम लोग तो ये समझते थे कि जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम जगह पर अलग अलग जगह होता है जहां बहुत ताकतवर जो पार्टी हुआ करती थी, वो वहां कहीं बहुत रेयर ऐसा होता था। ये भी बहुत पहले हो चुका, जो केजे राव के टाइम के बाद तो बिहार में ही बंद हो गया था। बाकी तमाम जगह पर भी हमने देखा बंद हुआ था कि जिसमें लोगों को आप बम लाठी बजा देते, गोलियां चला देते थे। लेकिन यहाँ इसको भी और क्लासिक स्टाइल में ले गए कि पहले तो आप उनके घरों पर बम बजा दीजिए। उससे पहले 3 दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने क्या किया था कि वो उनके घरों में एक मोमबत्ती अगरबत्ती भेजती थी, फिर थोड़ा एक जोड़ा भेज देती थी और साथ में सफेद कपड़ा और लाल रंग का, ये जो इसका इशारा होता था कि अपने पति को दे देना, उसको जरूरत पड़ेगी, यानी ये कफन भेज देते थे। वो भी भेजा जाने लगा, वो भी रखा गया। उसमें नई चीजें क्या ऐड कर दी कि शाम को जब आपके यहाँ पहुंचेंगे, कल आपको वोटिंग है, तो यहाँ पूरे देश में जो नहीं है वो यहाँ कांग्रेसी पाड़ा है, यानी कांग्रेसी मोहल्ला है। यहाँ बीजेपी पाड़ा है, बीजेपी मोहल्ला है। यहाँ टीएमसी पाड़ा है, टीएमसी मोहल्ला है। यहाँ सीपीएम पाड़ा है, यानी सीपीएम मोहल्ला है। तो जब आपको जो देखना है कि यहाँ हमारे वोट नहीं मिलने वाले हैं या ये वोट हमारे खिलाफ जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके घर के पास बम फोड़ देंगे, सब चीजें कर देंगे। उसके बावजूद भी वो वोट देने पहुंचते थे तो फिर उन पर वहां लाठियां और सब चीजें, उनके साथ बदतमीजी, उनके परिवार के साथ बदतमीजी, वो सब भाग जाते थे। तो उसके बाद उन सबके वोटों का इस्तेमाल करना, ये तो हुआ। क्योंकि अभी भी ये खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी आज के समय में ये खबर है कि एक जगह पर एक बूथ में बीजेपी का वो ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं था, बाकी सब एजेंट बैठे हैं। तो वहां
वो क्या करते थे कि दूसरी पार्टियों के एजेंट भी अपनी ही पार्टियों से भर देते थे। उसके बाद अंदर जो बैठ के कर रहा हो, किसी को कोई प्रतिरोध नहीं है, तो वो सब लीगली तो ये सही हो रहा है, कोई दिख नहीं रहा बाहर किसी को भी, आप जा रहे हो और वो सब उसी पार्टी के, तो जो भी फर्जी वोट पड़ रहा है पड़ रहा है। उसके बाद ये तीसरा करते थे कि जिस तरह से जो ईवीएम होती है, जो रेस्ट ऑफ ईवीएम है, उनसे बदलने का भी एक प्रोसेस होता था, जो बची हुई ईवीएम को कर देते थे। ये भी बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है, जब तक हमने नहीं माना, जब तक कि वो पकड़े नहीं गए इस तरह के लोग, क्योंकि हमको लगता था यार ऐसा संभव नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं होता है, वो यहाँ होते हुए देखा। और उसके बाद सबसे बड़ा खेल होता था जो काउंटिंग के अंदर होता था, जो काउंटिंग के बूथ पर वो 11-12 बजे के बजे वहाँ ये चलने लगता था कि बहुत पूरी तरह से टीएमसी आ गई है, टीएमसी आ गई है। तो टीएमसी के कार्यकर्ता, बाकी पार्टी वाले उनके पास जाते थे, जो पोलिंग काउंटिंग में शामिल होते थे, उनको कहते थे देखो भाई 4 बजे के बाद अगर तुम यहाँ दिखाई देगे तो हम ऊपर से छोटा कर देंगे तुमको, क्योंकि आ तो रही है, अब यहाँ तुमको बैठ के कोई परेशानी तो है नहीं, चूंकि ये अलग अलग जगह पर जा रहा है, अंदर तो कोई ऐसा टीवी या कोई चीज होती नहीं है, बाहर फोन रखवा लिए जाते हैं। तो उसके बाद वो फिर तुरंत वहां से वो सोचते हैं कि यार बाकी सब जगह जब जीत ही रही है तो हमारे जीतने से क्या होता है, फिर वो निकल जाते थे। ये सारा प्रोसेस लगभग 6 महीने से, मुझे लगता है 1 साल लगा होगा चुनाव आयोग को। 2024 के बाद चुनाव आयोग ने इस पर तैयारी शुरू की कि आखिर बंगाल में जो एक कैंसरस जो हो गया है, एक सिस्टम जो कैंसरस हो गया, जो पॉलिटिकल सिस्टम या वोटिंग का सिस्टम, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आज की डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने वो सब चीजें की, यानी पुलिस अधिकारी बदल दिए, तमाम जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बदले, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सिस्टम ही, मतलब पार्टी ही सरकार है और सरकार ही पार्टी है आदि, अगर आप उसको देखेंगे। यहाँ जो बीएलओ थे, जो पर्यवेक्षक थे, ये सब जो सरकारी नौकर थे, ये सब किसी ना किसी के पार्टी के, किसी परिवार के आदमी है या पार्टी के किसी लोगों के कहने पर आते हैं। इनकी पार्टी के प्रति संदिग्ध निष्ठा होती है और ये जब भी काम करेंगे तो पार्टी के काडर के तौर पर ही काम करेंगे। तो ये लोअर लेवल पर है। जो ऊपर के लोग आते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस हैं, उन सबको इतना मारपीट के, ठीक मारपीट का मतलब वैसा नहीं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना ठीक कर दिया जाता है कि वो राजीव कुमार जैसे हो जाते हैं, जो सत्ता में जो अपने पद पर बैठे हुए भी कार्यकर्ता हैं, और जब फिर बाद में इनाम भी मिलता है, तो ये आने वाले उनको अफसर्स को भी ये मजबूत करता है कि हाँ भाई इनाम चाहिए तो आपको दीजिएगा, सब कुछ कहा मानना पड़ेगा। वो सब चीजें दूर की। फिर सबसे बड़ी चीजें, मैं अभी चूंकि बारिश हो रही है और आज वैसे भीड़ है, नहीं तो मैं आपको यहाँ दिखाता कि हर ऐसे चौराहे पर आपको वॉलंटियर्स खड़ा दिखता। वॉलंटियर्स क्या करता है, वो उसका रोज का पैसा तो उसको मिलता ही है, लेकिन वो यहाँ सब कटमनी और सारी चीजें वही सब इकट्ठा करता है। तो इन सबको चुनाव से पहले इकट्ठा रोका गया और इन सबको लाइन में कर दिया गया। दूसरा, इनसे कहा गया कि आप जो है वर्दी नहीं पहनेंगे, मतलब जो वर्दी उनकी थी वॉलंटियर्स की, उन सब की वर्दियां हटा दी गई और उन सबको लाइन में रहने के लिए कहा गया। तो आप ये सोचिए, ये 2 लेवल हो गए। तीसरा लेवल हुआ कि बाहर से लगभग 96 पर्यवेक्षक बुलाए गए, जिसमें 11 पुलिस पर्यवेक्षक है, जिसमें से एक का नाम अजय पाल भी है, जिसको लेकर यहाँ पूरा आप ये सोचिए कि एक ठहरा हुआ सिस्टम जो होता है, उस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम आपको यहाँ दिखाई देता है, जो बाकी सब राज्यों में हम ऐसा नहीं देखते हैं। बाकी सब राज्यों में होता है कि लड़ाइयां होती हैं और कब्जे भी होते हैं, तो पुलिस लाठी मारती है, ठीक कर देती है। लेकिन यहाँ आपको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बड़ा सिस्टमेटिक वो दिखता है कि हाँ ये है। अब क्योंकि पहली बार इतनी भारी संख्या में हम लोग उनको देख रहे हैं, पुलिस जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, वो मौजूद है, तो उनको लेकर एक पॉलिटिकल चर्निंग चलने की बात है, वो चल रही है, उसको लेकर विरोध भी हो रहा है। लेकिन आप ये देखते हैं कि बढ़ा हुआ वोट बैंक ये बताता है कि हाँ, इससे वोट जो है कम से कम बढ़ा है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चेंज था। उस चीज को जब आप कोलकाता यानी सेकंड फेज में आते हैं, सेकंड फेज के 7 जिलों में देखते हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा, फर्स्ट फेज में ये भी हुआ कि ये कहा गया कि जो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, जो लोग वोट नहीं देंगे, तो उनके जो राइट्स हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। ये सारी अफवाहें भी मिलके, क्योंकि 93.19 ये उन देशों में भी नहीं होता आदि, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं, जहां वोट को अनिवार्य किया हुआ है, वहां भी इतना वोट नहीं होता। तो एक बहुत ही, और पहले से भी बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज है हमेशा हम लोगों ने देखा ऊपर रहा है, और उसी के चलते जो है हम लोग ये मान सकते हैं कि इस पूरे फेज में जो रिगिंग है उसको रोकने की कोशिश की गई। और अभी भी वैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कि अब कार्यकर्ता नहीं है कहीं मौजूद, और अभी भी जैसे भांगड़ है और वहां का सुनवाई दे रहा है, डायमंड हार्बर केसों में, सुंदरबन है, जहां सब कुछ करने के बावजूद आदमियों को ऐसी जगह पे रहना पड़ता है
जहां माइनॉरिटी की आबादी बहुत ज्यादा है, और वो माइनॉरिटी सबसे ज्यादा इस समय अगर मुस्लिम वोटों की बात करें, वो एक तरफा ममता बनर्जी को जीत के लिए रहती है। तो इसीलिए ये सारे सब समीकरणों का मिक्स है ये चुनाव। लेकिन एक बड़ी चीज ये है जो उनको डरा रही है, जिसकी वजह से पहली बार, आदि ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि ममता बनर्जी कभी आपने देखा भी होगा, सब राज्यों में ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री पद जो मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है, वो आप देखेंगे कि वो कहीं भी बाहर नहीं निकलता है वोटिंग के दिन। जब उसके इलाके में वोटिंग हो रही होती है, वो सिर्फ वोट डालने जाता है, अपने घर से बैठ के मॉनिटर करता है। लेकिन ममता बनर्जी आज सुबह से निकल चुकी हैं, वो बूथ दर बूथ जा रही हैं। ये बता रहा है कि मुकाबला कड़ा है। मैंने भवानीपुर में सबसे बातें की, लोगों से बातें की, और भवानीपुर में ममता बनर्जी का जहां घर है, जहां ममता बनर्जी वोट डालती हैं, और जहां अभिषेक बनर्जी ने अभी वोट डाला है, और उसने बाकायदा ये कहा भी है कि साहब हम लोग 4 मई को देखेंगे और ये सब करेंगे। ये सारा सिस्टम ये बताता है कि वो अंदर से हिल गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, चुनाव आयोग इस लेवल तक जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं आया था तो मुझे पहले से उम्मीद थी, और क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपने दोस्त भी हैं, ऐसे अधिकारी भी हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कहीं ना कहीं टकराए हैं, तो वो लोग रहते हैं हमेशा बातचीत में। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये पहले से प्रेजेंस था, ये पहले से एक एजम्पशन था कि 2 या 3 लेवल तक का, मतलब आप डीजी डीजी बदलेगा, डीजीपी ये तय था, कुछ एडीजी बदलेंगे ये भी कुछ लोगों ने सोचा था, और एक आध कमिश्नर बदलेगा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में चीफ सेक्रेटरी बदलेगा, 1-2 सेक्रेटरी बदल जाएंगे जैसे होम सेक्रेटरी टाइप, और कुछ जो है एडिशनल सेक्रेटरी बदलेंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि आईसी और ओसी का लेवल भी बदलेगा। तो इसीलिए जो ये आपको एकदम कहते हैं ना कि जो चर्निंग होती है, जो पहले एक लोगों के घरों में हम लोगों ने एक वो देखा था, एक लगाया जाता था, रखते थे लैंप जिसके अंदर बटन दबाते थे, रोशनी में घूमते हुए वो घूमने लगते थे पार्टिकल, जिसको वैसे हम लोग ब्राउनी मूवमेंट भी वैसे बोलते हैं नॉर्मली, कि पता नहीं होता कौन सा कहाँ टकराएगा। उस तरह से इस वक्त का चुनाव हो रहा है। बीजेपी को पूरी ताकत के साथ लोग वोट कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर से ये डर निकल चुका कि हाँ बाद में भी, क्योंकि जो होम मिनिस्टर है वो साफ तौर पे कह चुके कि हम 60 दिन तक यही रखेंगे। ये जो सारी कंपनियां दिख रही हैं ये सब वहीं रहेंगी। तो लोगों के अंदर से एक डर निकला है। दूसरा, 2021 के बाद से 2024 में मतदाताओं ने कोई बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं किया बीजेपी से। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण दिख रहा है कि लोग जो है धीरे धीरे इस समय इस चुनाव को कॉम्पिटिटिव मान रहे हैं, और किसी भी करवट बैठने की बात कर रहे हैं कि चुनाव का रुख जो है वो किसी भी तरफ जा सकता है। यहाँ तक कि भवानीपुर में आप सोचिए कि इससे पहले नंदीग्राम में हमने देखा था, नंदीग्राम में सीट दर सीट, बूथ दर बूथ एक वॉर चल रही थी 2021 में, जब मैं घूम रहा था, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी कभी ममता बनर्जी के पीछे, कभी सुवेंदी के पीछे, और लगातार उनका पीछा कर रहे थे। हर बूथ पर झगड़ा था। ममता बनर्जी एक बूथ पर जाकर वो याद होगा उनको पैर में अपना चोट लग गई थी जो वो कह रही थी। उसके बाद से वो 45 मिनट उस बूथ पर बैठी रही। पूरा ड्रामा हो रहा था, पूरा तनाव, वो यहाँ नहीं दिख रहा। भवानीपुर में भी इतने सजग हैं, इतने सुरक्षा बल हैं कि अब कोई भी अगर कुछ कर रहा है, वो विजुअल आपको दिख भी रहे होंगे, अगर आप ये लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे कि तुरंत उठा के ला रही है। और मेरा मानना था, मैंने कहा भी है कि 23 से 29 के पेज में, 29 वाले पेज में सुरक्षा बल किसी तरह की कोई दया नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये वो इलाका है जहां ये सबसे ज्यादा होता है। नॉर्थ में हिंसा होती है तो नॉर्थ बंगाल में तो वो अलग किस्म की हिंसा है, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक हिंसा होती है, जो आपने खुद वहां देखा। जो फाल्टा की सीट है, जहां जागीर खान है, जहां वो ये कह रहा मैं पुष्पा हूँ अगर वो सिंगम है तो। इसके अलावा कह रहा 4 मई तक गला स्लिप कर देंगे। फिर एक मंत्री दिखता है पूर्व, जो मदन मित्रा या वो जो है, वो कह रहा है कि हम थाने वाले को कह रहा है कि 4 के बाद भी रहोगे तो यही ना, हम थाना उलट देंगे। तो ये सब कोशिश जरूर दिख रही है, लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि इस बार इस फेज में भी बीजेपी को वही उम्मीद है कि वो सरकार में आने लायक सीटें यहाँ से लेगी। ये उसकी पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं वाला सिस्टम है वो अगर नहीं कर पाई तो मुझे लगा थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन चुनाव आयोग एक फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए और लोगों के अंदर विश्वास जगाने में मुझे लगता है कामयाब है। जी आदि। सर ये जो कल पूरा गेम हुआ अजय पाल शर्मा के ऊपर, मतलब मेरा तो ये एनालिसिस था कि भैया ये जब जैसी पर्सनल अटैक पे आया ना, महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से पर्सनल अटैक करा,
उसके बाद वो ओपन में धमकी दी। जहांगीर वाले वो बंदे उनके पीछे घूम रहे थे, ये वो। ये एक बंदे के ऊपर इतना फोकस क्यों सर? इतने सारे इलेक्शन ऑब्जर्वर आए हैं, एक ही बंदे पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, मैंने दरअसल दर्शकों को आपके दर्शकों को मैं बता देता हूँ, हालाँकि आपसे आज्ञा लेकर ही बता रहा हूँ कि अगर वो न्यूज़ पॉइंट पर जाएँगे तो देखेंगे मैंने ये 21 तारीख को ही कहा था, 22-23 तारीख के बाद मेरा ये मानना था कि 23 से 29 तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सुरक्षा बलों पर आरोप लगेगा और खास तौर से महिला को लेकर लगेगा। क्योंकि जो बंगाल की राजनीति जानते हैं, जो समझते हैं कि वो बंगाली प्राइड के इर्द-गिर्द ममता बनर्जी अपनी पूरी पॉलिटिक्स को रखती है। अगर आप उनकी पॉलिटिकल उसको आइडियोलॉजी को देखते हैं तो वो 3 एम से मिलके बनती है, महिला, मुस्लिम्स और खुद ममता। ये एक ट्रायंगल बनता है। उसमें बाकी सब एडिटिव है, यानी हिंदुओं की वोट उनको 14-15% चाहिए। वो कौन से हिंदू हो सकते हैं? वो तो होंगे नहीं जो डाउन ट्रोडन है या जो दलित है या एससी है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते नहीं है यहाँ बस्तियों में या उन सब में उन वोट को वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक और फ्रेज चलता है, बिरयानी बोतल और बांग्ला, रात को खेल ये होता है। लेकिन उनको वो जिनको शासन से फायदा मिलता है, जिसको जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिसको भद्रलोक कहा जाता है, और वो सब चीजें जैसे भवानीपुर है, जहाँ से चित्तरंजन दास हुए, जहाँ से विधान शंकर राय, जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उसी बूथ पर वोट डालते थे जहां ममता बनर्जी डालती है। तो ये, और वहां से सिद्धार्थ शंकर रे भी चुनाव जीते हैं, मतलब और वहीं सुभाष चंद्र बोस का घर भी आता है, एल्गिन रोड। ये सब जो इलाका है, इन सब में से उसको जो भद्रलोक है, उसका 14 से 15% वोट चाहिए। तो वो कैसे संभव, वो हिल रहा था इस बार। बांग्लादेश की घटनाओं ने काफी बहुत सारी चीजें लोगों को काफी। वाकई इस बात के लिए थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके अंदर, भद्रलोक के अंदर भी कंपन पैदा किया कि यार वहां से आए थे हम लोगों ने, 50 साल उस इतिहास को भुलाने में लगाए हैं, लेकिन ये तो अब यहाँ भी आ गया। उस चीज को सिर्फ एक काउंटर कर सकता था जो 50 साल से नैरेटिव तैयार हुआ कि बंगाली जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत अलग किस्म के हैं। वो जो ये आज सोच लेंगे वो इंडिया बाद में सोचेगा। ये जो नैरेटिव किए गए, क्रिएट किए गए, और बाकी सब जैसे जैसे यहाँ के लोगों को आप सुनोगे जो सीएमसी के कार्यकर्ता है, नेता है, या खुद ममता हो या वो ये कहेंगे कि ये बंगाल बिहार नहीं है, यूपी नहीं है। आपने महुआ मोइत्रा के नीचे की लाइन पढ़ी होंगी कि यूपी नहीं है बबुआ, और ये सब चीजें जो वो भी लिख रही थी, क्योंकि वो इस सब नेशनलिज्म टेक्स्ट को ऊपर रखना चाहती हैं। तो मुझे ये पहले से लग रहा था कि कोई ना कोई आरोप महिला लगाएगी, सुरक्षा बलों पर लगाएगी, और ममता बनर्जी इसको लेकर बढ़ जाएंगी। आप ये सोचिए, उस तनी हुई बैलेंस पे यहाँ काम किया सुरक्षा बलों ने कि उन पर आपको कोई भी, आप कोशिश करते रहे, आप देखते रहे कि बांग्ला यहाँ आए हैं, हमला करने आए हैं, ये करने आए हैं, लेकिन वो उसको नैरेटिव को नीचे नहीं ले पाई। तो लास्ट मोमेंट पे उनको जब ये मिला कि अजय पाल शर्मा, तो आपने देखा होगा सब लोग चल पड़े। बल्कि मैंने कल रात में यही अपने चैनल पर किया था कि यार ये लड़ाई जो है टीएमसी बीजेपी से हटके अजय पाल पर क्यों आ गई, क्योंकि उसके सहारे वो नैरेटिव क्रिएट करना चाहती थी। हाँ। आप देखेंगे डेरेक ओब्रायन को आपने देखा होगा कि डेरेक कह रहा था कि अब मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर तुम में हिम्मत है प्रधानमंत्री, ये सब इस्तीफा देके दिखाओ। कोई ये नहीं, मूर्खों से ज्यादा और कोई क्या कहा जा सकता है इसके लिए। और जो एक अलग चीज है, मतलब मैं बहुत सारे शब्दों को संयमित तरीके से कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एमपी के लिए एक मर्यादा होती है, हम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि उसकी हैसियत क्या है उस आदमी। वो जो एमपी एक जगह पर सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि उस राज्य में तुष्टीकरण या कुछ मुस्लिम लोगों के वोटों को एक छत्र बनाते, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट हटा दें तो 40 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। ये रिकॉर्ड है, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये जो तमाम है, वो एक आदमी कह रहा प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा। अरे तुम क्या अकेले राज्य तुम इतने बड़े हो गए कि तुम क्या ये तुरुप का इक्का हो गए हो? कोई सोचिए, ये इलेक्शंस है, अलग अलग राज्यों में होते हैं, बहुत सारे राज्यों में जीत होती है, बहुत सारों में हार होती है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का भी है, प्रधानमंत्री देश का भी होता है, प्रधानमंत्री पार्टी का भी होता है, पार्टी के लिए भी अपना काम करता है। तो इस तरह का एक्शन आपने यहाँ जरूर देखा होगा। तो मैं यही मानता हूँ कि इस तरह से वो इसलिए चिपट पड़े क्योंकि जो बंगाली अस्मिता का मुद्दा है, जिसको वो पिछले चुनाव में भुनाने में कामयाब हो गई थी, उनको लग रहा था, और लेकिन वो इस बार कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आप देखे हुए उनका एक भी नैरेटिव नहीं चल रहा था। बस बीजेपी एक दो जगह पर नैरेटिव इसलिए मात खाई क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बीजेपी एग्रेसिव नहीं थी। जैसे आप देखो, मछली वाले पर मछली भात नहीं खाते, जबकि यहाँ नवदीप जहाँ वोट पड़ रहा है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तो ये पूछा, मैं तो सवाल करता हूँ वहां से, इंटेलेक्ट से ही पूछता हूँ कि क्या चैतन्य महाप्रभु को हम बंगाली कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि तो मछली भात नहीं खाते, तब क्या करें?
उनके समर्थक तो जो उनके भक्त हैं, वैष्णव जो यहाँ है, वो तो प्याज और लहसुन को भी मानते हैं कि ये भी मांसाहारी है, वो भी नहीं खाते। तब क्या करें? वो बंगाली नहीं है। जो 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, वो बंगाली नहीं है। ये दरअसल आप इसकी गहराई में जाएंगे तो अजय पाल पर हमला, मैंने तो इसको और ज्यादा जाके डीप में मैंने इसका एनालिसिस किया था, क्योंकि ये अगली बार इसका मतलब है कि आप यहाँ चुनाव ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हो ना, क्योंकि आप सेंट्रल एजेंसीज पर गालियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप केंद्र के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को उनके जो वोटिंग के लिए जो उनका प्रचार है उस पर हमले बोल रहे हैं, और आप पर्यवेक्षकों की उस पर आप ये सोचिए किस तरह की लड़ाई रही होगी, ये किस तरह का माइंडसेट होगा, क्योंकि ये हारती हुई लड़ाई होती है। आप ये सोचिए कि एक तरफ तो आप सड़क पे आप उतर रहे हैं, कल को अगर आप उनमें से किसी ने गोली चला दी, वो जो समझ आप यही चाहता, मैं जानता था कि ये चाहते हैं। मैंने बात की, मेरे अधिकारी थे, वो कह रहे कि इतना बैलेंस। मैंने कहा यार केजे राव ने तो बहुत बजाया था, याद होगा केजे राव जब जाते थे, आपको भी याद होगा जब बिहार पहुंचे स्पेशल पर्यवेक्षक बन के, क्या नहीं किया था। उसके बाद टीएन सेशन के आदेश पर, मतलब मुझे याद है मेरे यहाँ जो सुरक्षा बल आए थे, वो साउथ की ज्यादातर कंपनियां, इन्होंने दबा के लाठियां चलाई, खूब पीटे। हमारे यहाँ के नेता ऐसे भागे जा रहे थे जिन पर लाठियां बजी, उनको किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने, नॉट ए सिंगल। आज आप ये सवाल कर रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हो कि किसी भी केंद्रीय कोई आप इसको एक अलग से, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग, अगर आप सुनेंगे बीजेपी के लोगों का, ये लास्ट चांस है। क्यों वो कह रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि इसके बाद क्या हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि ग्रेटर बांग्ला का ये हिस्सा बन रहा है, जो जमात है, जो लोग यहाँ है, जहां हम पढ़े, इसके बाद के हिस्से में अगर आपको अंदर ले चलूं तो आपको एक वोट नहीं दिखेगा जो बीजेपी का झंडा या वो दिख जाए, वैसे ही नहीं लगते हैं, लेकिन जहां मैं खड़ा हूँ वहां से मैं बता रहा हूँ। तो आप ये सोच के देखिए कि इसका क्या अर्थ है। ये बहुत ग्रेटर उसमें है। अभी अगर जिस तरह से आप उसको समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, कि एक भी मूव इस तरह होता है, तो एक तो जो अपरेंट उसका मैसेज होता है, एक दूसरा नीचे जो जड़ों में वो चलता है। तो ये जो अपरेंट है वो इसको बंगाली अस्मिता की बात है, और दूसरा फ्यूचर में किसी भी यहाँ सेंट्रल एजेंसी का चुनाव कराना असंभव हो जाए, ये भी एक लड़ाई है। सर एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे को दिखती है इसके अंदर, बीजेपी का जो एक, और बीजेपी बड़ी खुले आके बोल रही है कि साहब ये आखिरी है, इसके बाद खैर उनकी टॉप लीडरशिप तो नहीं, बट जो मिड लेवल लीडरशिप है वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब ये मेक और ब्रेक मोमेंट है, इसको हमको करना ही करना है, और ये है। अब जो बीजेपी के दूसरी तरफ वाले लोग हैं, सो जो क्रिटिसाइज करते हैं बीजेपी के एक्शंस को कि साहब आप लोगों ने ये प्रेसिडेंट रूल लगा के करना चाहिए था। आज जिस तरह की आप स्थिति देखते हैं, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता, तो ममता बनर्जी आज जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट में है, थोड़े बहुत जो हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो पूरे हाथ खुले होते और यहाँ पर तो गुंडाई चल रही होती पूरी। नहीं, उसमें दो चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाती, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल होता तो फिर उसके बाद तो लाठियां बजती बहुत अच्छे से, लेकिन वो चाहती थी क्योंकि ये हो, और वो जो एक सेंटिमेंट, देखिए 50 साल एक ऐसा राज्य में है, आप आदि जो बाकी राज्य से इसको अलग बनाता है, इसको ऐसा समझिए कि 50 साल से कोई राष्ट्रीय जो एक नेशनल पार्टी है उसका कोई रूल नहीं है, 50 साल से यहाँ किसी राष्ट्रीय पार्टी का दखल नहीं है। ये सोचिए आप राजनीति में, क्योंकि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस से होती तो ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि तब वो अलग ममता बनर्जी होती जब वो कांग्रेस पार्टी से होती, क्योंकि तब उनको एक हाईकमान की समझ आती, तब उनको ये लगता कि हाँ सेंटर है। रीजनल पॉलिटिक्स हमेशा इमोशंस पर क्रिएट होती है, और कई बार ये इमोशंस बॉर्डर स्टेट्स पर वहां ले जाए जाते हैं, जो उसको धीरे धीरे राष्ट्र के कई बार फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़े होते हुए दिखते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कोई बिना किसी उसके आधार के मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए कि सीपीएम कभी ये मान नहीं सकती थी कि वो इस देश की आत्मा में कभी आ सकती है, क्योंकि वो जो उसकी हिंसा है, जो उसका कम्युन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो पर्सनल किसी भी इंडिपेंडेंस को मान्यता नहीं देते, सिर्फ हत्या, हिंसा और लोगों का जबान को दबा देना, वही उनका टैक्स था। तो 35 साल तक, 34 साल तक उन्होंने यहाँ बंगाल सबसे अलग है, बंगाल ये अलग है, बंगाल फला है, इस बंगाल की सड़कों पर बिरला को पीटा गया, इस बंगाल की सड़कों पर जो बड़े बड़े यहाँ के वो थे बिजनेसमैन, उनको उतारा गया, पीटा गया, यहाँ से सब लोग निकल के चले गए, फैक्ट्रियां चली गई, क्योंकि वो ये जानते थे कि हमको लाशों पर भी राज कर ले, जमीन मिल जाए बस, हमको तो लाशों पर भी आप राज करना आता है। तो वो उनको ऐसे उन लोगों में बदलना था जो एक अपने आप को, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार पुलिस अधिकारी एक बार छापा मारने गए थे,
तो वहाँ बच्चों को ड्रग और वो सब दिया जाता था और वो कब्जाए हुए बच्चे थे। तो वो जब गए तो सबसे ज्यादा पथराव बच्चों ने किया। पुलिस अधिकारी से मेरी बात हो रही, उसने कहा कि उनको उनको ये लग गया कि हम सेफ एटमॉस्फेयर में ये है, उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि ये पुलिस जो है ये तुम्हारी हत्या करने आई है, ये सब चीजें करने आई है। इस तरह का टैक्स लेफ्ट ने यहाँ 34 साल तक किया। उसके बाद इसी फॉर्मूले को ममता को लगाए, तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसमें तो आपको बहुत कुछ करना ही नहीं है, बस इमोशंस डालने और उसके बाद क्रिएट कर देना है। तो वो आप देखो आज क्या करे, वो तमाम राज्यों को गाली दे रहा है। मतलब मैं लाइव पे बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, ममता बनर्जी की भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधर वो भाषण दे रही थी और जैसा एक रिपोर्टर की आदत होती है वो लोगों से इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो कह रहे कि बिहार के लोग मूर्ख हैं। अरे हमने कहा यार, तो मैंने लाइव में कहा उसको कि मैंने कहा कि तुम लोग क्या बिना किसी दूसरे राज्य को गाली दिए बिना बड़े नहीं हो सकते क्या? ये एक तैयार किया गया स्टेट है, इसको 50 साल से ऐसे किया गया। इसीलिए जब बीजेपी आई तो आप देखो सबसे ज्यादा टेक्स्ट क्या आता है, टेक्स्ट आता है कि वो कब्जा करने आ रहे हैं। याद है ना, जब वो आ रहे हैं तो वो बंगाल पे कब्जा। अभी भी मैं अभिषेक बनर्जी का इंटरव्यू जब हम लोग ले रहे थे बाइट में वो दे रहा था, तो मैं उसको सुन रहा था, वो यही यही टेक्स्ट है कि हम बंगाल ये कर देगा, हम बंगाल ये कर देगा, ये सब कर देगा। अरे भाई, वो 2 करोड़ 30 लाख जिन्होंने पिछली बार भी वोट दिया, 2024 में भी वोट दिया, ये बंगाल नहीं है क्या दोस्तों? लेकिन याद रखना, इमोशंस में रेशनल होना नहीं चलता है। तो इसीलिए ये इमोशनल पॉलिटिक्स का मुझे लगता है कि कुछ कर था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी अब वो फिसल रहा है। क्योंकि अब भद्रलोक में, क्योंकि उत्तर कोलकाता में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रोड शो निकालते हैं लास्ट दिन चुनाव प्रचार के एक दिन पहले, यानी 26 को जब रोड शो होता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग चीज वो बता रहे थे इस इलाके में कि भाई साहब यहाँ तक एंट्री हो चुकी है। क्योंकि जो जगह थी, अगर हम लोग जोड़ा सांको, काशीपुर बेलगछिया और इधर मानिक टल्ला, उधर जो है ये भी रोड्स और ये सब वो रास्ते थे जहाँ बेसिकली सुतानटी जहाँ बना, सुबह बाजार, यानी जिससे कोलकाता मेन जो 3 गांव से बल्कि बनता है, गोविंद और ये सुतानटी और कालीकटा, वो बेसिकली भद्र लोगों का इलाका था। तो प्रधानमंत्री उन तक अपील करते हैं, तो ये एक बदलाव है, डर है, खौफ है, ये सब दिखता है जी। सर, अभी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डायमंड हार्बर में, फाल्टा के अंदर, जहां पर बीजेपी का बटन को टेप से बंद किया गया है। और ये वही जगह है जहां पर जहांगीर का जो टीएमसी के जहांगीर है, हाँ, वो टेप जहां टेप से उसके ऊपर लगा दिया गया। जी, तो ये तो वही है सर, वापस से वही वही करतूतें अपनी वापस आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन मैंने ने इस बार इसीलिए कहा ना, जी दरअसल मैं यही कह रहा हूँ अभी की सवाल ये नहीं है। जब हम काउंटिंग देखेंगे, पिछली बार मेरा एक आइडिया यहाँ गलत साबित हुआ था, क्योंकि हमको साफ दिख रहा था लोग बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं, तो हमको लग रहा था बीजेपी आ रही होगी, क्योंकि वो 28% का मार्जिन उसका बढ़ा। लेकिन महज 4% बढ़ा ममता बनर्जी का। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ 2021 में पहली बार चुनाव कवर किया, उनको तो बड़ा चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी बोलते नहीं थे। लेकिन जब ममता बनर्जी आ गई, तो लोगों के जहन में ये एकदम उनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसका कारण यही था कि किसी ने भी इस रिगिंग को ऐड नहीं किया था। क्योंकि एक दो बूथ पर हो जाए, 10 पर हो जाए, 20 पर हो जाए, 100 पे हो जाए, 1000 पे हो जाए, तो भी नहीं चलिए माना जाता। लेकिन 81,000 88,000 बूथों में से अगर आप 70,000 75,000 बूथों पर एक खौफ हो, या कोई तरीका हो, या फिर आपके पर्यवेक्षक हो, वो बीएलओ हो, या फिर आपके जो पीठासीन अधिकारी वो हैं, या आपके एजेंट हैं, इन सब के माध्यम से जब इतना करते हो, तो फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हो आदि कि वो चुनाव बहुत ही जनता की आकांक्षाओं को बता रहा होगा। जैसे अभी आप टेप देखिए, तब किया जा रहा है। इसीलिए कल से हमला बोल रहा था, क्योंकि डायमंड हार्बर का सबसे बड़ा इलाका था, जहां से यहाँ के राजकुमार जिनको कहा जा सकता है, भाई तो जिनको कहा जाता है, जो सबसे ताकतवर आदमी यहाँ इस समय ममता से भी ज्यादा ताकतवर है, अगर हम उनके नेटवर्क की बात करें, उन अभिषेक बनर्जी की जीत सबसे ज्यादा इसी इलाके से हुई थी। इसीलिए ये राइट हैंड है। ये उस इलाके में, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आप ये समझिए, मैं ये कह देता हूँ कि हिंदुओं के पैर कांप जाते हैं जब जागीर बोलता है। कन्वर्जन हुआ, सब चीजें हुआ, उन सब का ये जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि हम लोग रिजल्ट के बाद ही ये समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ रिगिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कई जगह पर ऐसी खबरें कि वो जो एजेंट है ही नहीं वहां बीजेपी का, वो खाली है, वो कुर्सी खाली पड़ी है। अब वो क्या है, ये सब तो मुझे लगता है शाम तक जब इकट्ठा होगा तभी हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन अभी तो यही हाल है जी। सर, आखिर के सेक्शन में मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा। वहां पर जिस तरह से लोगों ने
मतलब बात करी है इस बारी, बड़े क्रिप्टिक नोशन में वो बताते हैं कि क्या होने वाला है, बदलाव, परिवर्तन और ये सब चीज़ों को अब परिवर्तन बोलते हैं, तो टीएमसी वाले आके बोलते हैं ये तो हमारा नारा है, ये तो हमारा नारा चुरा के बैठे हुए हैं। तो हर चीज़ ये ओन करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए, झालमुरी खाया, वो उधर पे उन्होंने वो करा, तो ममता आके वो सब्जी खरीदना शुरू हो गई। कहीं न कहीं देखिए, एक होता है सर लड़ाई के अंदर, एक अग्रेसर होता है और एक रिएक्टर होता है। इस समय पे मेरे को ऐसा दिखता है कि अग्रेसर इस टाइम पे बहुत आगे बीजेपी है, बहुत ज़्यादा आगे है वो। और इनको रिएक्शन करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं जब तक ये लोग रिएक्ट करते हैं। पहले क्या होता था, अग्रेसर हमेशा ममता दीदी रहती थी। तो ये इनको टीएमसी वालों को समझ में आ रहा है कि भैया ये इनका नैरेटिव कहीं कहीं न कहीं नैरेटिव बैठा नहीं है। इसीलिए लास्ट में ये इस पर उतर आए थे। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके नेता कल्याण बनर्जी, और इसीलिए रात को सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा एक आदमी अजयपाल के खिलाफ जाता है, उससे पहले हाई कोर्ट में जाता है। ये तमाम चीजें की गई, सड़क पर नारे लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इनका नैरेटिव बैठा नहीं है, सेट नहीं बैठा। लेकिन मैं इसको एक और चीज कहूंगा कि दोनों डिफरेंट लेवल पर खेलते हैं। बीजेपी एक अलग लेवल पर खेल रही। बीजेपी को मुश्किल से 70% वोटर्स के बीच में से 65 से 70% वोट चाहिए। ममता बनर्जी को उस 70 में से महज 14 से 15 चाहिए। तो इसीलिए जब वो नैरेटिव सेट करते हैं तो हमको ये भी देखना होता है कि वो कितने पैरामीटर तक उनको चाहिए, उनका परास क्या होगा, ये देखने की जरूरत है। इसीलिए 4 मई तक बहुत सारी चीजें हमको दिखेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर जनता के हिसाब से हम देखें, जो लोगों के साथ हमारी बातचीत है, तो वो परिवर्तन है और लोग इस बार पहले से कम डर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। जी। क्योंकि इसमें सर मेरे को एक एक जो पूरा उल्टा दिखता है, एंड मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, उल्टा ये दिखता है कि ये जो अभी जो एरियाज में अभी आज वोटिंग चल रही है, टीएमसी का गढ़ है यहाँ पर। एंड जिस तरह से सुबह से ये लोग मतलब वायलेंस, और अभी अभी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 11:30-12 बजे के करीब में, उस टाइम तक आया है कि भाई 40-42% तक वोटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। 40-42% काफी जबरदस्त होती है। तो आप कितना देखते हैं सर, इस रीजन के अंदर वही 90-95% तक जाएगा? देखिए कोलकाता में तो मैं आपको ये कहूंगा कि पिछली बार 65 हुआ था। अगर कोलकाता में 80-85-90 तक भी जाता तो एक चमत्कार होगा। लेकिन नादिया हुआ, 24 नॉर्थ परगना हुआ, 24 साउथ परगना हुआ, या जो अलग से हुगली हुआ, हावड़ा हुआ, इन सब में मुझे लगता है 90 से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो 90 मतलब अगर वहां तक गया तो आपको दिखेगा कि भैया ये तो फिर, और बाय द वे टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है एंड महुआ मोइत्रा की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये तो रिवेंज वोटिंग चल रही है। अगर रिवेंज वोटिंग चल रही है तो भैया तुम तो गए। ये तो गए फिर जी, तो। मुझे लगता है कि यहाँ एक शब्द के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पत्रिका मैंने देखा, वो उसमें वो जो वर्तमान यहाँ का मुखपत्र है, जो दीदी पत्र जिसको कहते हैं यहाँ, वो कह रहा था कि विरोध में लोग वोट कर रहे हैं, ये विरोध वोट का होगा, तो वहां से उठा रहे हैं। आजकल सब लोगों का नैरेटिव वही है। मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प आएगा परिणाम, इसमें कोई शक नहीं। और वाकई अगर चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को रोक पाया तो मैं ये कहूंगा कि ये एक अलग ही लेवल का परिणाम हम 4 मई को देखेंगे। हाँ जी। जी, थैंक यू सर आपके समय के लिए, एंड आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बात करेंगे जब ये पूरा इसका रिजल्ट आएगा और चीजें बाहर आएंगी, तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। बट उस समय तक के लिए सर थैंक यू। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है, एंड हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको रियल पिक्चर दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, सर के चैनल को, न्यूज पॉइंट को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।